हेलो प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप लोग को आपका चैनल आर्ट्स क्लासेस में। तो आज हम क्लास 12 का सोशियोलॉजी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर करेंगे। तो पिछली वीडियो में जो है 10 नंबर का यानी कि 1 से लेकर 10 तक जो है सब्जेक्टिव कवर करा चुका है पिछले वीडियो में। जो भी बच्चे पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके पिछले वीडियो देख ले, ठीक है। तो चलिए आज हम देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, कोरोना वायरस के 2 लक्षणों को लिखें। ठीक है, आप लोग को पता ही होगा 2020 ईस्वी में जो है कोरोना वायरस आया था। ठीक है, पूरी दुनिया में जो है कोरोना वायरस आया था, तो 2020 ईस्वी में आया था। ठीक है, तो कोरोना वायरस के 2 लक्षणों को लिखना आप लोग को। तो चलिए 11 नंबर का आंसर है कोरोना वायरस के 2 लक्षण। आप लोग को लिख देना है कोरोना वायरस के 2 लक्षण डैश देख लिखना है। पहला लक्षण जो है 1 नंबर में आप लोग को लिखना है डैश दे के, बुखार एवं खांसी। यानी फर्स्ट लक्षण जो था कोरोना होने का वो बुखार था एवं खांसी था। यानी कोई भी अगर बंदा बुखार है, उसका बहुत ज़्यादा फीवर है और वो खांस रहा है, तो इसका मतलब उस समय जो है कोरोना संक्रमण का संदेह कहा जाता था कि शक किया जाता है इसको कोरोना हो गया है। क्यों? बुखार और खांसी के कारण। और दूसरा जो रीज़न था, दूसरा नंबर में रीज़न लिखना है आप लोग को, सांस लेने में तकलीफ़। अगर कोई भी बंदा को, कोई भी मरीज़ को सांस लेने में अगर तकलीफ़ होती थी तो उस समय जो है कहा जाता था कि कोरोना वायरस का पॉजिटिव है इसको। ठीक है, तो आप लोग को जो है 2 रीज़न बता देना है, बुखार एवं खांसी और दूसरा रीज़न है सांस लेने में तकलीफ़। यही इतना ही आंसर लिखना, आप लोग को 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन है बिहार की 4 अनुसूचित जनजातियों के नाम लिखे। यानी हमारे बिहार जो है उनके बिहार के 4 अनुसूचित जनजाति के नाम आप लोग को बताना है। ठीक है, तो चलिए इनका चारों का नाम बताना है आप लोग को आंसर में। चलिए 12 का जो है 12 का आंसर है बिहार के 4 अनुसूचित जनजातियों का नाम। आप लोग को ड्रेस दे के लिखना है आंसर में। फर्स्ट जो लिखना है वो लिखना है बिंजिया, और दूसरा में लिखना है बिरहोर, तीसरा में लिखना है आपको बेदिया, और चौथा में लिखना है आपको बंजारा, और अब 5वां में लिखना है बमूडी। ठीक है, पांचों का नाम आप लोग देख लीजिए। बिहार के जो है 5 जो है अनुसूचित जनजाति का नाम लिखा गया है, लेकिन आप लोग को 4 ही बोल रहा है लिखने के लिए। बिहार के 4 अनुसूचित जनजातियों का नाम बताएं। तो आप लोग को फर्स्ट है बिंजिया, दूसरा है बिरहोर, तीसरा है बेदिया, चौथा है बंजारा, 5वां है बमूडी। ठीक है, चारों को, पाँचों का देख लीजिए आप लोग। फर्स्ट, तीसरा देखिए, चौथा देखिए, 5वां देखिए। पाँचों का नाम जो आप लोग एक बार बुक में नोट कर लीजिए या तो याद कर लीजिए, क्योंकि ये याद रखने वाली चीज़ नहीं है। आप लोग रट लीजिए इसको। ठीक है, तो देखिए 5 जो है अनुसूचित जनजातियों का नाम लिखा गया, आप लोग ज़रूर से ज़रूर रट लें। बिंजिया, बिरहोर और बेदिया, अब बंजारा, अब बमूडी, 5 जो है जनजाति का नाम है ये। ठीक है, तो इतना ही आप लोग को आंसर लिखना है, 2 नंबर आपको मिल जाएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन जो है 13 नंबर का, कॉल सेंटर क्या है। आप लोग जो है बेहतरीन तरीके से जानते होंगे कि कॉल सेंटर किसको बोलते हैं। ठीक है, यानी आप लोग को जो फ़ोन में जो कॉल किया जाता है कंपनी द्वारा, तो वो जो कंपनी जो बोलते हैं आप लोग, वही कॉल सेंटर होता है। ठीक है, कॉल सेंटर से ही आपको जो है कॉल आता है। यानी कोई भी कंपनी का हो, सिम आप लिए हैं तो फ़ोन का अगर रिचार्ज के लिए ही फ़ोन आता है तो वो कॉल सेंटर से ही आता है। तो उनके बारे में आप लोग को बताना है कि कॉल सेंटर क्या है। ठीक है, तो चलिए इनका आंसर देखेंगे। 13 नंबर का आंसर देखेंगे, कॉल सेंटर क्या है। कॉल सेंटर जो है किसी भी कंपनी का एक ऐसा कार्यालय है, यानी कार्यालय, एक कार्यालय होता है, रूम होता है, कार्यालय होता है जो अपने ग्राहकों की सभी आने वाली कॉल का जवाब देता है। और कॉल सेंटर में कार्य करने वाले यानी काम करने वाले कर्मचारी फ़ोन के माध्यम से ही अपनी कंपनी के ग्राहकों को कंपनी के उत्पादों या सेवाओं की जानकारी देता है। बताया था ना, अगर कोई भी प्रोडक्ट बेचना हो तो कंपनी वाले फ़ोन करते हैं, सर ये प्रोडक्ट परचेस कर लीजिए और क्रेडिट कार्ड ले लीजिए। यही सब आप लोग को कंपनी के द्वारा बताया जाता है, क्योंकि उसको जो है बेचना होता है। ठीक है, प्रोडक्ट को आपको जो है कॉल करके वो बोलते हैं। ठीक है, तो यही कॉल सेंटर है। अगर वो अपना मतलब रिचार्ज करवाना होता है तो आपको जो है कॉल करके बोलता है कि सर आपके फ़ोन पे रिचार्ज ख़त्म हो गया तो आप रिचार्ज करा लीजिए। क्यों? क्योंकि वो कॉल सेंटर का जो है काम होता है, वो अपना प्रोडक्ट, अपना फ़ायदे के लिए, बेनिफिट के लिए ही कॉल सेंटर चलाया जाता है। ठीक है, तो इसे ही कॉल सेंटर बोलते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि कॉल सेंटर किसे बोलते हैं। यानी कि आपको जो भी कॉल किया जाता है कंपनी के द्वारा उसे ही कॉल सेंटर बोलते हैं। ठीक है, वहाँ पे ही कई लोग जो बैठे होते हैं, जॉब कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, उनको पेमेंट दिया जाता है कि आप कस्टमर को कॉल कीजिए और उनको हैंडल कीजिए। ठीक है, तो सही कॉल सेंटर बोलते हैं। अच्छे से आप लोग जो है समझ लीजिए और याद कर लीजिए।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार के 4 दैनिक समाचार पत्रों के नाम लिखें। यानी बिहार के जो है 4 दैनिक समाचार पत्रों के नाम लिखें, ठीक है। यानी जो न्यूज़ वाले का नाम लिखना आप लोग को, बिहार के 4 दैनिक न्यूज़ वाले को, ठीक है। तो चलिए इनका आंसर देखेंगे क्या है। 14 नंबर का आंसर हो जाएगा, काफ़ी ईजी में हो जाएगा। आप लोग को 4 नाम बताना है, 4 पत्रकार का नाम बताना है, यानी पत्रों का नाम बताना है। एक है हिंदुस्तान, ठीक है, दूसरा है दैनिक जागरण, तीसरा है आज और चौथा है दैनिक भास्कर, ठीक है। ये जो है चारों जो है वो बिहार के दैनिक समाचार पत्रों के नाम है, ठीक है। यानी आप लोग पेपर में देखे होंगे, फर्स्ट जो है हेडलाइन लिखा होता है हिंदुस्तान का पेपर होता है, दूसरा होता है दैनिक जागरण का, और तीसरा कभी आज का होता है, आज, ठीक है, आज लिखा हुआ था हेडलाइन में, और चौथा जो है दैनिक भास्कर लिखा हुआ था। ये चारों नाम आप लोग रट ले या तो याद कर ले, या तो आप लोग स्क्रीनशॉट मार के याद कर ले, ठीक है। ये नाम जो है ज़रूरी आप लोग को याद रखना है, हो सकता है आपके एग्जाम में 2024 के एग्जाम में पूछ दे, ठीक है। तो चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, कैसे जनसंचार दैनिक जीवन का एक भाग है। यानी कैसे जो है जनसंचार दैनिक जीवन का एक भाग है। तो ठीक है, जनसंचार मतलब आप लोग समझिएगा क्या होता है। मोबाइल के बारे में ही बात किया जा रहा है कि कैसे जो है एक मोबाइल जो है दैनिक जीवन का एक भाग हो गया है, आप लोग को बताना है, ठीक है। चलिए इनका आंसर देखेंगे। तो चलिए 15 नंबर का आंसर देखेंगे। 15 नंबर का आंसर जो है मोबाइल के बारे में ही बताया जा रहा है कि आज जो है बिना मोबाइल के बगैर जो है कुछ भी काम सफल नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो आज जो आप वीडियो देख रहे हैं हमारा एजुकेशन यानी शिक्षा हासिल कर रहे हैं, तो वो मोबाइल के ही ज़रिए से कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए क्या बोला गया, आज के वर्तमान परिवेश में मानव समुदाय का संपूर्ण कार्य, ठीक है। आज के जो वर्तमान समय में जो है समुदाय का संपूर्ण पूरा काम जो है, जैसे खरीदारी, शिक्षा, व्यवसाय, जनसंचार के माध्यमों के सहायता से ही संपन्न हो पा रहा है, ठीक है। यानी बताया गया खरीदारी, यानी कोई भी सामान परचेस करते हैं अमेज़ोन पे हो गया, फ्लिपकार्ट पे हो गया, या तो पढ़ाई करते हैं तो मोबाइल पे करते हैं, व्यवसाय, ठीक है, बिजनेस भी कर रहा है तो कोई इंसान मोबाइल पे ही कर रहा है, नेट के ज़रिए कर रहा है, ठीक है। तो उसको सब जो है जनसंचार के माध्यमों के सहायता से ही संपन्न हो पा रहा है, ठीक है। आज का कोई मानव जनसंचार से अछूता नहीं है। यानी आज के समय में जो है कोई ऐसा मानव बचा नहीं होगा कि मोबाइल नहीं रखता होगा, ठीक है। यानी अछूता नहीं है वो। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जनसंचार मानव के लिए दैनिक जीवन का एक भाग बन चुका है। यानी हम बोल सकते हैं कि मोबाइल जो है एक इंसान के लिए एकदम नज़दीकी बन चुका है, जीवन का एक हिस्सा बन चुका है, ठीक है। एक जीवन का जो है एक भाग बन चुका है। जैसे हमारे जीवन के लिए खाना जो है एक भाग है, खाना ज़रूरी होता है, उसी तरह आज के ज़माने में जो है मोबाइल इंसान के लिए ज़रूरी हो गया, कंपलसरी हो गया, एक भाग बन गया जीवन का, ठीक है। क्योंकि जो है जनसंचार ही एक ऐसा चीज़ है जो कि हर चीज़ जो है उससे संपन्न हो पा रहा है। तो आप लोग काफ़ी ईजी से समझ चुके होंगे और आसानी तरीके से समझ चुके होंगे मेरे भाषा में, ठीक है। आप लोग जो है अपने भाषा में इसका आंसर दे देना है, ना कि मेरे भाषा में। जो भी आपको समझ आए कि समझ आ गया होगा, उसी तरह आपको जो है 15 से 20 शब्दों में आपको आंसर दे देना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 16 नंबर का। 16 नंबर क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। आपको एक लाइन में इनका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। गोत्र बहिर्वाह क्या है, ठीक है। गोत्र बहिर्वाह क्या है, इनके बारे में आप लोग को बताना है। तो चलिए इनका आंसर देखेंगे। को गोत्र बहिर्वाह जो है वो क्या होता है, बहिर्वाह। तो चलिए इनका आंसर देखेंगे। अपने गोत्र से बाहर या दूसरे गोत्र में विवाह करने की पद्धति को ही गोत्र बहिर्वाह कहते हैं, ठीक है। तो आप लोग समझिएगा, यानी बोला गया इनमें कि अगर अपने कास्ट से बाहर यानी किसी अदर कास्ट में विवाह कर लेते हैं, उसी पद्धति को, उसी नियम को जो है गोत्र बहिर्वाह कहते हैं, ठीक है। यही एकदम शॉर्ट आंसर आप लोग को। अगर एक यानी अपने कास्ट छोड़ के अदर कास्ट में अगर कोई शादी कर लेता है तो उसी पद्धति को ही जो है गोत्र बहिर्वाह कहते हैं। आप लोग एकदम रट लीजिए और याद कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 17 नंबर का। काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है पिछले वीडियो में भी बता चुके हैं आप लोग को, यानी कि पिछला वीडियो यानी आप लोग को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। उस वीडियो में जो है महर के बारे में बता चुके हैं कि महर के 2 महत्वों को लिखे। यानी महर जो है, महर के 2 महत्व को लिखना पड़ेगा आप लोग को। कितना, 10 से 15 शब्दों में या तो 15 से 20 शब्दों में, ठीक है। तो चलिए इनका आंसर देखेंगे। तो चलिए 17 नंबर आंसर देखेंगे। 17 नंबर आंसर है महर। महर मुस्लिम विधि में यह एक धनराशि या संपत्ति होती है जिसे पति विवाह के प्रतिकर के रूप में पत्नी को देने का वादा करता है, और अगर विवाह के समय इसे नियत ना भी किया जाए यह इसका जिक्र ना किया जाए तो भी कानून पत्नी को मेहर का हक प्रदान करता है, ठीक है, कराता है। नेक्स्ट देखेंगे। महर का महत्व इतना ज़्यादा है
इतना ज़्यादा इसलिए है कि वह पति द्वारा तलाक के अधिकार के मनमाने प्रयोग के विरुद्ध पत्नी को सुरक्षा प्रदान करता है। यानी जो है महर इसलिए रखा गया है कि जो है किसी का भी पति जो है अपने मन चाहे तलाक नहीं दे सकता है, ठीक है। इसलिए अगर तलाक जो देगा वो जो है धनराशि लौटा के देना पड़ेगा, तो यही महर हुआ। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन है आधुनिकीकरण की दो परिभाषा लिखें। यानी आधुनिकीकरण जो उनके दो परिभाषा लिखना, आप लोग को दो परिभाषा बताना है। तो काफ़ी वीवाई क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए 18 नंबर का आंसर है जर के अनुसार आधुनिकता एक ऐसा बेलगाम घोड़ा है जिसे किसी भी तरह नियंत्रण में रखना कठिन है। यानी किसी भी नियंत्रण में रखना मुश्किल है। यह चाहे तो सरपट दौड़कर हवा से बातें कर सकता है और चाहे तो किसी भी अंधेरे कुएं में धकेल सकता है। यानी रिटजर के अनुसार बोलता है कि आधुनिकता एक ऐसा बेलगाम घोड़ा है, यानी घोड़ा वो उसको रखना जो है कठिन हो सकता है, बहुत कठिन है। चाहे तो वो सरपट दौड़ के हवा से बातें कर सकता है, तो चाहे तो वो कुएं में धकेल सकता है। यही है रिटजर के अनुसार, ठीक है। लिखा गया है प्रो एम एस गोरे के अनुसार, यानी प्रोफेसर एम एस गोरे के अनुसार आधुनिकता एक ऐसा जटिल अवधारणा है क्योंकि जिस समाज को हम आधुनिक कहते हैं उनमें भी पर्याप्त अंतर देखने को मिलता है, ठीक है। यानी क्या बोला गया है, गोरे के अनुसार आधुनिकता एक ऐसा जटिल अवधारणा है क्योंकि जिस समाज को हम आधुनिक कहते हैं, यानी हमारे समाज जो है उसमें जिसे हम आधुनिक बोलते हैं उनमें भी पर्याप्त अंतर देखने को मिलता है, ठीक है। हमारे समाज में बहुत अंतर देखने को मिलता है, ठीक है। किसी का सोच कैसा है, किसी का सोच अलग है, किसी का सोच अलग है, तो बहुत अंतर हमारे समाज में देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसका कोई तुलना नहीं कर सकता और इसको कोई एक यानी कि अपने पास नियंत्रण में रख भी नहीं सकता, बहुत कठिन है रखना, ठीक है। तो यही इसका आंसर है। आप लोग जो है अच्छे से समझ लें और अच्छे से इसको स्क्रीनशॉट मार के याद कर लें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 19 नंबर का। 19 नंबर क्वेश्चन है सामाजिक परिवर्तन के 4 कारकों को नामित करें, ठीक है। यानी सामाजिक परिवर्तन जो है उनके 4 कारकों को नामित करना, यानी उनका नाम लिखना है। तो चलिए इनका आंसर देखेंगे। 19 का है सामाजिक परिवर्तन के 4 कारक, यानी आप लोग को दे देना आंसर में सामाजिक परिवर्तन के 4 कारक और टेस्ट दे देना है। फर्स्ट कारक जो है 1 नंबर का आर्थिक कारक है, दूसरा कारक जो है धार्मिक कारक है, ठीक है। तीसरा कारक जो है राजनीतिक कारक है और चौथा जो है सांस्कृतिक कारक है, ठीक है। देखिए फर्स्ट जो है आर्थिक, यानी आर्थिक रूप, आर्थिक यानी कैसे जीते हैं हम लोग अर्थ पे, ठीक है। उसका आर्थिक और धार्मिक यानी धर्म के आधार पर जो भी हमारा बटा हुआ है धर्म, उसके आधार पे वो कारक हुआ। और तीसरा जो है राजनीतिक, हमारे माहौल में भी बहुत ज़्यादा राजनीतिक का जो है माहौल चल रहा है, उसका एक सांस्कृतिक यानी कि जो हमारे संस्कार से सिखाया गया, ठीक है। तो आप लोग को 4 कारक लगा देना, यही 4 कारक हुआ 1, 2 और 3 और 4। ये चारों कारक का नाम याद रख लेना है, सामाजिक परिवर्तन के 4 कारक, ठीक। समाज को परिवर्तन करने वाला यही 4 कारक आते हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे एंड लास्ट क्वेश्चन देखेंगे 20 नंबर का इस वीडियो का, ठीक है। और अगला जो है लेकर आएंगे 21 से लेकर 30 नंबर का आंसर तक पूरा सब्जेक्टिव का। और अगला वीडियो देखने के लिए अभी तक आर्ट्स क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि अगला वीडियो आपके पास पहुंच सके, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 20 नंबर का। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे औद्योगिकरण के 2 नकारात्मक, क्या लिखा गया, औद्योगिकरण के 2 नकारात्मक परिणामों का वर्णन करें। यानी उनके बारे में बताएं कि औद्योगिकरण के जो है 2 नकारात्मक नेगेटिव फल क्या है, नेगेटिव जो है रिजल्ट क्या है। औद्योगिकरण के 2 नेगेटिव रिजल्टों के बारे में बताना आप लोग को। तो चलिए 20 नंबर का आंसर देखेंगे। औद्योगिकरण के 2 जो है नेगेटिव प्रभाव देखना है, बताना है। फर्स्ट प्रभाव जो है नेगेटिव प्रभाव, प्राकृतिक से दूर जीवन हो जाना, ठीक है। प्राकृतिक से जो है दूर जीवन हो जाना। और दूसरा जो है निवास स्थानों की कमी और गंदी बस्तियों का विकास। यानी औद्योगिकरण के जो है 2 नेगेटिव प्रभाव क्या क्या पड़ रहा है। फर्स्ट जो पड़ रहा है हमारा प्राकृतिक से दूर जीवन हो जाना, यानी हमारे प्राकृतिक के रूप में अभी जीवन नहीं चल रहा है। जैसे हमारे प्राकृतिक बुज़ुर्गों से जो सीख मिलता था, जैसे हमारे बुजुर्ग जीते थे वैसा अभी के दौर में जो है नहीं जीता है, ठीक है। काफ़ी दूर हो चुका है उस जीवन से, प्राकृतिक के जीवन से, ठीक है। और दूसरा क्या है, दूसरा कमी जो है नेगेटिव थॉट्स है। दूसरा जो है निवास स्थानों की कमी, यानी रहने का जो है स्थानों की कमी हो रहा है। गंदी जो है बस्तियों का विकास हो रहा है, यानी गंदे जगह गंदी बस्तियां हैं उनका विकास ज़्यादातर हो रहा है, ठीक है। तो यही औद्योगिकरण के जो है 2 नेगेटिव थॉट्स था। तो आप लोग जो है अच्छे से याद कर ले और अच्छे से इसको रट के और दिमाग में बैठा ले ताकि जो है आपके एग्ज़ाम में जो है एक भी क्वेश्चन ना छूटे, अच्छे से याद कर ले, ठीक है।
और अगला 21 नंबर का क्वेश्चन जो है अगले वीडियो में लेकर आएंगे। तो अगला वीडियो देखने के लिए आप लोग जो है चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। आर्ट्स क्लासेस चैनल का नाम है। और अगला वीडियो जो है 21 से लेकर जो है पूरा 30 तक जो है पूरा ऑल सब्जेक्टिव का जो हम क्वेश्चन का आंसर बता देंगे। आशा करता हूँ कि आप लोग को जो है 10, 11 से लेकर 20 तक जो भी क्वेश्चन हम बताएं सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग को अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो बेशक आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि हाँ सर मुझे ये नंबर का क्वेश्चन जो है समझ नहीं आया, तो हम जो फिर से उसी क्वेश्चन को दोबारा अगले वीडियो में हम बता देंगे आप लोग को अच्छे से। तो एक बार ज़रूर से ज़रूर आप लोग कमेंट करें कि कौन सा जो है सब्जेक्टिव में आप लोग को समझ नहीं आया, तो हम जो अगला वीडियो में जो है अच्छे से आपको समझा देंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।